नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। पीएम मोदी आज यशोभूमि में करेंगे 9वें P20 सम्मेलन का उद्घाटन। G20 देशों के संसद अध्यक्षों को करेंगे संबोधित। दुर्गा पूजा के दौरान अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगी ममता बनर्जी। जाने बंगाल की मुख्यमंत्री ने क्यों लिया ये फैसला। कितनी बोगियां होंगी, कितने यात्री कर सकेंगे सफर, क्या होगी स्पीड, जाने सब कुछ। मोदी सरकार की ये 4 पेंशन योजनाएं आपके बुढ़ापे को बनाएगी सुरक्षित। ऑपरेशन अजय के तहत युद्धग्रस्त इजराइल से दिल्ली पहुंचे 212 भारतीय। सरकार को कहा थैंक यू। 2 मैच जीतकर भी पाकिस्तान है भारत से कमजोर। 3 कमियां करनी होगी दूर, वरना बाबर हाथ मलते रह जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के यशोभूमि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनल सेंटर में G20 के सदस्य देशों के संसदों के पीठासीन सभापतियों P20 के 9वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। भारत की G20 अध्यक्षता की व्यापक रूपरेखा के तहत भारतीय संसद द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। भारत की G20 अध्यक्षता के अनुरूप 9वें P20 सम्मेलन की थीम एक पृथ्वी, एक कुटुंबकम, एक भविष्य के लिए संसद है। इस कार्यक्रम में G20 के सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के संसदों के अध्यक्ष भाग लेंगे। 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली G20 लीडर समिट में अफ्रीकी संघ के G20 का सदस्य बनने के बाद पैन अफ्रीकी संसद पहली बार G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेगी। इस P20 शिखर सम्मेलन के दौरान विशेषगत सत्र निम्नलिखित 4 विषय सार्वजनिक डिजिटल मंचों के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। महिलाओं के नेतृत्व में विकास, SDG में तेजी लाना और सतत ऊर्जा पारगमन पर केंद्रित होगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से पूरे विश्व को मुकाबला करना होगा। प्रकृति के साथ तालमेल और हरित और टिकाऊ भविष्य की दिशा में पहलों पर विचार विमर्श करने के लिए 12 अक्टूबर 2023 को LIFI पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर एक पूर्व शिखर सम्मेलन संसदीय मंच भी आयोजित किया जाएगा। लाइफ मिशन पर गुरुवार को संसदीय फोरम की चर्चा में कई देशों में पीठासीन अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस दौरान कहा कि कोई भी देश जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अछूता नहीं है और इसका डटकर मुकाबला करना समय की मांग है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पीएम मोदी द्वारा प्रस्तुत लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि ये एक व्यापक दृष्टिकोण है। इसका लक्ष्य है कि हर कोई अपनी जीवन शैली में ऐसा दृष्टिकोण अपनाए जिससे पर्यावरण में कोई नुकसान ना हो। ओम बिरला ने यह भी कहा कि लाइफ मिशन ने दुनिया को जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा आदि जैसे समकालीन चुनौतियों से निपटने का एक नया तरीका दिया है, जो अब एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष मिल्टन डीक, बांग्लादेश संसद की अध्यक्ष शिरीन शर्मीन चौधरी, संयुक्त अरब अमीरात और पैन अफ्रीका के कार्यवाहक अध्यक्ष ने सम्मेलन से पहले गुरुवार को बिरला से अनौपचारिक बातचीत की। P20 सम्मेलन में G20 देशों के संसदों के पीठासीन अधिकारियों के अलावा आमंत्रित देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इसके बाद 4 अलग अलग विषय पर अगले 2 दिनों तक तमाम देशों के संसदीय प्रतिनिधि मंथन करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अस्वस्थता के कारण आगामी दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान कालीघाट स्थित अपने आवास से बाहर नहीं निकलेंगी। मुख्यमंत्री शहर में सामुदायिक दुर्गा पूजा का वर्चुअल उद्घाटन करेंगी और 27 अक्टूबर को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के वार्षिक कार्निवल में भाग लेने के लिए अपने आवास से निकलेंगी।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं ठीक हूँ, हालांकि मेरे अंग में चोट के पास संक्रमण है। मैं इंट्रावेनस जांच करवा रही हूँ। मुझे चलने में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए डॉक्टरों ने मुझे घर से निकलने की सलाह नहीं दी है। आपको बता दें कि पिछले महीने स्पेन से वापस आने के बाद ममता बनर्जी अपने घर पर आराम कर रही हैं। जुलाई में सिलीगुड़ी में आपातकालीन लैंडिंग करने वाले हेलीकॉप्टर से उतरते समय उनके पैर में चोट लग गई थी। यहाँ तक कि वो केंद्र वापस पश्चिम बंगाल के लिए फंड जारी करने को लेकर दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में भी शामिल नहीं हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि आप जानते हैं कि मैं हेलीकॉप्टर से उतरते समय घायल हो गई थी। मैं उस चोट के साथ बार्सिलोना गई थी और वहां भी गिर गई, जिसके कारण मेरी चोट बढ़ गई। मैं व्यक्तिगत रूप से 27 अक्टूबर को पूजा कार्निवाल में जाऊंगी। सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आगामी दुर्गा पूजा के लिए। पिछले 1 महीने से मुख्यमंत्री हावड़ा जिले के मंदिर तल्ला में नबना के राज्य सचिवालय में अपने कार्यालय जाने के बजाय अपने आवास से काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में निवेश तलाशने के लिए हाल ही में दुबई और स्पेन की विदेश यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के अंगों में चोट आई। भारतीय रेल वंदे भारत ट्रेन को स्लीपर कोच के साथ चलाने की योजना पर काम कर रहा है। रेलवे की कोशिश है कि लंबी दूरी के रूट पर इसका परिचालन जल्द से जल्द शुरू हो जाए, ताकि यात्रा विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ रेल यात्रा का लुत्फ उठा सके। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कुछ दिनों पहले वंदे भारत ट्रेन के लिए बनाए जा रहे स्लीपर कोच की तस्वीरें साझा की थी। स्लीपर कोच के साथ वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होने से यात्रियों को काफी सुविधा होगी। बता दें कि फिलहाल चेयर कार के साथ वंदे भारत ट्रेन का परिचालन देश के कई रेल मार्गों पर किया जा रहा है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को स्लीपर कोच के साथ टाटा नगर के बनारस के बीच चलाने की योजना है। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कितने कोच होंगे, कितनी यात्रा होगी और कितने यात्री एक बार में सफर कर सकेंगे और इसकी स्पीड क्या होगी। जानकारी के मुताबिक हर वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इसमें 16 कोच में 887 यात्री सफर कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड के सचिव मिलिंद देउस्कर ने कहा कि 12 अक्टूबर को भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित रेल सम्मेलन में कहा गया कि हम वंदे भारत स्लीपर कोच और वंदे भारत ट्रेन में योजना बना रहे हैं। ये सब निर्धारित अवधि में कार्य गति और सुविधा संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए है। BIML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक शांतनु रॉय ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा, हम इसी वित्त वर्ष के भीतर वंदे स्लीपर ट्रेन के पहले प्ररूप के साथ एक विश्व स्तरीय बेजोड़ यात्रा अनुभव लेकर आएंगे। बता दें कि BIML इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई और रेलवे बोर्ड के साथ पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन विकसित करने में भागीदारी है। इस महीने की शुरुआत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर कॉन्सेप्ट ट्रेन वंदे भारत स्लीपर संस्करण की तस्वीरें साझा की थी। गौरतलब है कि टाटा से वाराणसी से बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6 बजे से टाटा नगर से प्रस्थान करेगी। ये 7:18 पर सुबह पुरुलिया पहुंचेगी और 7:20 प्रस्थान करेगी। बोकारो स्टील सिटी 8:23 पर पहुंचेगी और 8:25 प्रस्थान करेगी। 10:58 पर आगमन और 11 बजे प्रस्थान करेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर दोपहर 1:07 पर वहां पहुंचेगी और 1:12 पर वहां से प्रस्थान हो जाएगी और वाराणसी 1:30 बजे पहुंचा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा देश के युवाओं व महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ लोगों के भविष्य को भी सुरक्षित करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में अब तक कई ऐसे पेंशन योजनाएं लॉन्च की हैं, जिसके जरिए लोगों का बुढ़ापा सुरक्षित है। केंद्र सरकार कर्मयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आइए जानते हैं विस्तार में इन योजनाओं के बारे में। प्रधानमंत्री
कर्मयोगी मानधन योजना की शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के छोटे दुकानदार, कारोबारी व व्यापारी जो जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत और जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है, उनको इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी के तौर पर स्वीकृति की जाएगी। इस योजना के लिए आवेदन करने वाले छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होने वाली है। तभी इस लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 की धनराशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जाएगी। इसके लिए 18 वर्ष के उम्र वाले न्यूनतम 55 रुपए का प्रीमियम हर महीने देना होगा। 40 वर्ष की उम्र वालों को अधिकतम 200 रुपए का प्रीमियम हर महीने देना होगा। इस योजना के अंतर्गत पेंशन के तौर पर मिलने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत 4 मई 2017 को भारत सरकार द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए की गई। ये एक पेंशन स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत 60 साल या उससे अधिक वर्ष के सीनियर सिटीजन मासिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें 10 वर्ष तक 8% ब्याज मिलेगा। अगर वार्षिक पेंशन विकल्प चुनते हैं तो उन्हें 10 वर्ष के लिए 8.3% का ब्याज मिलेगा। इस योजना के तहत निवेश करने की अधिकतम सीमा पहले 7.5 लाख थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। साल 2015 में 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल पेंशन योजना को आरंभ किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के बीच निवेश करना होता है। लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए के मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। अनचाही मृत्यु की दशा में लाभार्थी के परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। अगर कोई लाभार्थी 18 वर्ष की आयु में इस योजना से जुड़ना चाहता है तो इन्हें 210 रुपए का प्रीमियम हर महीने देना होगा तथा जिनकी आयु 40 वर्ष की है तो उन्हें 297 से लेकर 1,454 रुपए तक का प्रीमियम देना होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत में सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है। इसका उल्लेख मूल रूप से फरवरी 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली द्वारा वर्ष 2015 में बजट भाषण में किया गया था। इसे औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई को कोलकाता में लॉन्च किया था। 2 मई 2015 तक भारत के केवल 20% आबादी के पास किसी भी प्रकार का बीमा है। इस योजना का लक्ष्य इस संख्या को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के बैंक खातों वालों के लिए उपलब्ध है। इसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपए है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर जीएसटी से छूट दी गई है। राशि हर साल 31 मई को या उससे पहले खाते से स्वचालित रूप से डेबिट कर दी जाएगी। इस अवधि के लिए बीमा कवर किया जाएगा वो 12 महीने यानी कि 1 जून से 31 मई तक। जो लोग ऑटो डेबिट सुविधा के लिए पंजीकरण करते हैं उनका 55 वर्ष तक ऑटो नवीनीकरण होगा। इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन अजय शुरू कर चुका है। इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट से 212 भारतीयों को लेकर पहला चार्ट विमान आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लोगों का स्वागत किया और उनसे हालचाल जाना। बीते गुरुवार तेल अवीव एयरपोर्ट से 212 भारतीय लोग लेकर विशेष विमान रवाना हुआ था जो आज सुबह दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारत आ गए एक भारतीय नागरिक ने कहा, इजराइल में युद्ध शुरू होने के बाद हमें भारत से हमारे परिवार और दोस्तों तक फोन आने लगे थे। सभी हमारे लिए फिक्रमंद थे। मैं हमारे लिए इस ऑपरेशन के इजराइल से भारत सुरक्षित लाए जाने पर भारत सरकार और भारत के विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा करता हूं। इजराइल से भारत आई सीमा बलसारा ने कहा, मैं एयर इंडिया की ओर से तेल अवीव में एयरपोर्ट मैनेजर के रूप में कार्यरत थी।
मैं वहां पर पिछले 10 महीने से थी, वहां से हमें बाहर निकाला गया। पिछले 4 से 5 दिनों से वहां की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हमने उस स्थिति का सामना किया, अब हम यहाँ हैं। मेरा परिवार भारत में ही रहता है, मैं वहाँ रह रही थी। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमारे प्राथमिक उन्हीं भारतीयों को सकुशल वापस लाने की है जो लौटना चाहते हैं। जैसे जैसे लोगों के लौटने के आग्रह मिलते रहेंगे, उसी हिसाब से फ्लाइट शेड्यूल की जाएगी। हालांकि अभी चार्टर प्लान का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सभी विकल्प खुले हुए हैं। जरूरत पड़ने पर भारतीय वायुसेना की मदद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि इजराइल में 18,000 भारतीय मौजूद हैं। वहीं फिलिस्तीन इलाके, वेस्ट बैंक और गाजा में भारतीय नागरिकों की मौजूदगी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ दर्जन लोग वेस्ट बैंक में जबकि 3 से 4 लोग गाजा में हैं। लेकिन अभी हमारे पास लोगों को निकालने की अपील इजराइल से हुई है। वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जिस एक मैच का इंतजार सबको था, उसमें एक दिन का ही वक्त बचा है। हम आपको बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को होने वाले हाई वोल्टेज मैच की ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये वनडे वर्ल्ड कप में 8वां मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होगी। इससे पहले 7 बार जीत टीम इंडिया को ही मिली है। ऐसे में टीम इंडिया जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी, तो पाकिस्तान भी अपना खाता खोलना चाहेगा। इस बार के विश्व कप में भारत और पाकिस्तान दोनों ही शुरुआत के एक सी रही। दोनों टीमों ने अपने पहले 2 मैच जीते हैं। अंक तालिका में भी दोनों टीमों ने आगे पीछे ही है। इसके बावजूद भारत के मुकाबले पाकिस्तान की टीम कमजोर है। 2 मैच जीतने के बावजूद भी भारत के खिलाफ मुकाबले में अगर उसे जीत दर्ज करनी है तो पहले अपनी 3 कमियों को दूर करना होगा। अगर पाकिस्तान ऐसा करने में नाकाम रहता है तो फिर बाबर आजम हाथ मलते रह जाएंगे। आखिर क्यों भारत के बराबर मैच जीतने के बाद भी पाकिस्तान की टीम कमजोर है? आइए एक एक करके इसकी वजह जानते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी तो फिलहाल उसके कप्तान बाबर आजम की है। बाबर का ना तो बल्ला चल रहा है और ना ही उनकी कप्तानी, दोनों ही मोर्चों पर टीम के लिए कमजोर कड़ी साबित हो रही है। इस विश्व कप में पहले उन्हें ही पाकिस्तान की बल्लेबाजी की धुरी माना जा रहा था, लेकिन श्रीलंका और नेदरलैंड दोनों के खिलाफ मैच में वो नाकाम रहे। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 10 और नेदरलैंड के खिलाफ 5 रन बनाए। इन दोनों मुकाबलों में मोहम्मद रिजवान का बल्ला चला, वरना पाकिस्तान के लिए जीतना मुश्किल हो जाता। बाबर की कप्तानी भी नहीं चल रही है। वो मैच के दौरान गेंदबाजों का सही बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा फील्डिंग सेट करने में भी बाबर नाकाम रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के मुख्य गेंदबाज हैं और विश्व कप में देश को उनसे बड़ी उम्मीद होगी, लेकिन पहले दोनों मैच में वो नाकाम रहे हैं। दोनों मुकाबलों में शाहीन को महज 2 विकेट भी मिले हैं। श्रीलंका के खिलाफ तो वो काफी महंगे साबित हुए थे। शाहीन ने उस मैच में 9 ओवर में 66 रन दिए थे। नेदरलैंड के खिलाफ नई गेंद से भी शाहीन कहर बरपाने में नाकाम रहे थे। अहमदाबाद के विकेट बैटिंग के लिए अच्छी मानी जाती है। रोहित शर्मा गजब की परफॉर्मेंस में है। पिछले मैच में उन्होंने शतक ठोका है। ऐसे में शाहीन नई गेंद से विकेट निकालने में नाकाम रहे तो फिर उनकी शामत आनी तय है। पाकिस्तान ने विश्व कप में 2 मैच खेले और दोनों अलग अलग ओपनिंग जोड़ी उतरी। नेदरलैंड के खिलाफ जहां फखर जमा और इमाम उल हक ने पारी शुरू की थी, तो श्रीलंका के खिलाफ अब्दुल्ला सफीक और इमाम उतरे थे। फखर और इमाम दोनों अब तक नाकाम रहे। फखर ने नेदरलैंड के खिलाफ 12 रन बनाए थे तो इमाम ने बल्ले से 15 रन निकाले थे। श्रीलंका के खिलाफ भी इमाम 12 रन ही बना पाए। ऐसे में तो भारत के खिलाफ अगर पाकिस्तान को जीतना है तो उसके टॉप ऑर्डर का चलाना जरूरी है। अगर आप पहाड़ों की यात्रा पर जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो सतर्क रहें। अगले 1 हफ्ते तक मौसम बार बार बदलने जा रहा है।
उत्तर भारत के सभी 4 पहाड़ी राज्य में बारिश और गरज के साथ बौछारों का दौर शुरू होने वाला है। मौसम में ये बदलाव इस वीकेंड से शुरू होकर अगले सप्ताह के मध्य तक जारी रहेगा। खासकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ज्यादा बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। इन राज्य के ऊंचे इलाके में अलग अलग तीव्रता की बर्फबारी होगी। इसके साथ ही इन उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में शीत ऋतु का भी आगमन हो जाएगा। प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक पहाड़ी राज्य में 13 अक्टूबर यानी शनिवार से बारिश बर्फबारी का दौर शुरू होगा। इस दौरान घाटियों में जोरदार बारिश होगी और ऊंची चोटियों पर बर्फ गिरेगी। इसकी तीव्रता 15 से 16 अक्टूबर को चरम पर होगी। मौसम में ये बदलाव 17 अक्टूबर तक रहेगा। इसके बाद 18 अक्टूबर को मौसम साफ रह सकता है। हालांकि 19 से 20 अक्टूबर को फिर से मौसम खराब हो सकता है। हालांकि 20 से 19 अक्टूबर को भी मौसम खराब हो सकता है, लेकिन इसका असर पहले की तुलना में कम रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगर आज के मौसम की बात करें तो दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, चंडीगढ़ में आज आसमान साफ रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी बारिश के कोई आसार नहीं है। इन समुद्र तटीय शहरों में न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यूपी की नोएडा, गाजियाबाद में 12 से 14 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान दोपहर में लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ेगा। हालांकि 15 अक्टूबर यानी पहले नवरात्र को बदल सकता है। नोएडा, गाजियाबाद समेत पश्चिम यूपी में 15 से 17 अक्टूबर तक बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है। इसके साथ ही लोगों को दिन में भी ठंड का एहसास होना शुरू हो जाएगा। मौसम में ये बदलाव होने से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाएगी। ज़ेबा बख्तियार ने तीसरी शादी अदनान सामी से की थी। इस शादी से उनके घर एक बेटे का जन्म भी हुआ था और बेटे का नाम है अजान शामी। बात आज फिल्म हीना से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार की है। फिल्म हीना 1991 में रिलीज हुई थी और इसे रणधीर कपूर ने डायरेक्ट किया था। फिल्म के लिए एक फ्रेश चेहरे की तलाश थी और ऐसे में मौका मिला पाकिस्तानी एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार को। फिल्म हीना में ज़ेबा बख्तियार की अपोजिट ऋषि कपूर थे और आज हम बात करेंगे ज़ेबा बख्तियार की पर्सनल लाइफ के बारे में। आपने इससे पहले बॉलीवुड एक्टर्स को ही 2 या 3 शादी करते देखा होगा, जिसमें विनोद मेहरा और किशोर कुमार दोनों ने 4 शादियां की थी। इनका नाम इस लिस्ट में शामिल है। हालांकि पाकिस्तानी एक्ट्रेस ज़ेबा भी 4 शादियां करके सुर्खियां बटोर चुकी है। ज़ेबा की पहली शादी सलमान वलियानी नाम के एक पाकिस्तानी शख्स से हुई थी। हालांकि ये शादी लंबी चली नहीं और दोनों का तलाक हो गया था। इसके बाद ज़ेबा ने दूसरी शादी इंडियन एक्टर जावेद जाफिर से की थी। ये शादी भी खूब सुर्खियों में रही थी। लोगों को लगा था कि अब ज़ेबा लाइफ में सेटल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जावेद से भी उनका तलाक हो गया। ज़ेबा बख्तियार ने इसके बाद तीसरी शादी अदनान सामी से की थी। इस शादी से उनको एक बेटा हुआ। बेटे का नाम अजान शामी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादी के कुछ सालों तक सब ठीक था, लेकिन इसके बाद ज़ेबा और अदनान के बीच भी खटपट होने लगी। नतीजा ये निकला कि तलाक लेकर ये दोनों अलग हो गए थे। बताते चले कि इसके बाद ज़ेबा ने चौथी शादी सोहेल खान नाम के एक पाकिस्तानी शख्स से की है और अब वे फिलहाल पाकिस्तान में ही रहती हैं। सर्वे में कहा गया कि संपत्ति की गुणवत्ता के संबंध में 75% बैंकों ने पिछले 6 महीने में अपने एनपीए में गिरावट दर्ज की है, जबकि पिछले चरण में 90% बैंकों ने ऐसा बताया था। रिजर्व बैंक ने पिछले 4 एमपीसी से रेपो रेट की किसी तरह का बदलाव नहीं किया है, लेकिन कर्ज का ब्याज दर अब भी उच्चतम स्तर पर बना हुआ है। ब्याज दर बढ़ने का ही असर है कि लोग अब सेविंग अकाउंट में पैसा रखने के बजाय एफडी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उद्योग मंडल
और बैंक संघ के तरफ से जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार एफडी बढ़ाने से करंट और सेविंग अकाउंट में जमा होने वाले पैसे में कमी आई है। आपको बता दें कि बैंक की तरफ से जुटाए जाने वाले पैसे में करंट और सेविंग अकाउंट में जमा रकम कम लागत वाले पैसे होती है। इन खातों में ज़्यादा पैसा जमा होने का मतलब ये है कि बैंकों की मार्जिन अच्छी है। एक सर्वे के अनुसार ऊंची ब्याज दर को देखते हुए लोगों की रुचि एफडी की तरफ ज्यादा है। सर्वे के मौजूदा दौर में आधे से ज्यादा प्रतिभागी बैंकों ने कुल जमा में करंट और सेविंग अकाउंट की डिपॉजिट की हिस्सेदारी में कमी दर्ज की है। दूसरी तरफ एफडी में तेजी आई है। सर्वे ने कहा कि संपत्ति की गुणवत्ता के संबंध में 75% बैंक ने पिछले 6 महीने में एनपीए में गिरावट दर्ज की है, जबकि पिछले चरण में 90% बैंकों ने ऐसा बताया था। इसमें कहा गया कि पब्लिक सेक्टर के 90% बैंकों ने एनपीए में कमी का हवाला दिया है। वहीं प्राइवेट सेक्टर के 80% बैंकों ने एनपीए में गिरावट की बात कही है। सर्वे के अनुसार मौजूदा चरण में करीब 54% बैंकों को लागत है कि ग्रॉस एनपीए अगले 6 महीनों में 3-4% के स्तर पर आ जाएगा। सर्वे में ये भी सामने आया है कि इंफ्रा में ऋण प्रवाह में तेजी देखी जा रही है। सर्वे में 77% ने लॉन्ग टर्म के लोन के इजाफे में संकेत दिए हैं, जबकि पिछले दौर में ये आंकड़ा 57% था। सर्वे के अनुसार अगले 6 महीनों में गैर खाद्य उद्योग क्षेत्र में कर्ज में वृद्धि देखने को मिल सकती है। सर्वे में शामिल करीब 42% प्रतिभागियों को उम्मीद है कि गैर खाद्य उद्योग में लोन में वृद्धि 12% से अधिक होगी, जबकि पिछले दौर में 36% ने ये संभावना जताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रही है। मोदी सरकार की योजना का कमाल है कि पिछले 9 वर्षों में तकरीबन 13.5 करोड़ लोग गरीबी की बेड़ियां तोड़ के सफल हुए हैं। पीएम कई मौके पर जोर देकर कहते हैं कि उनकी सरकार गरीबों और वंचितों के लिए समर्पित है। उन्होंने अपनी नीतियों से साबित भी किया कि किस तरह से उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को साकार करने में जुटी है। केंद्र सरकार लगातार गरीबों और पिछड़ों के उत्थान के लिए काम कर रही है और इसके तमाम योजनाएं चल रही है। इस बीच मोदी सरकार दिसंबर से पहले गरीबों को एक बड़ा तोहफा भी दे सकती है। पहले चल रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार हो सकता है। इस योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों के केंद्र और से मुफ्त राशन मिलता है। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी के उन योजनाओं के बारे में जो गरीबों और वंचितों के लिए वरदान साबित हुआ है। सबसे पहला है जन धन योजना। इस योजना के तहत भारतीय नागरिक जीरो अकाउंट बैंक खाता खुलवा सकते हैं। खाते पर आम जन को चेकबुक, पासबुक, दुर्घटना बीमा के अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सुविधा भी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत जन धन अकाउंट होल्डर अकाउंट में बैलेंस ना होने पर भी अपने खाते से 10,000 रुपए तक निकाल सकता है। इस योजना का मकसद हर व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। दूसरा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। देश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के छोटे किसानों को साल भर में 6,000 रुपए की सहायता देती है। इसके लिए किसान को 2-2 हजार के 3 किस्तों में पैसे मिलते हैं। इसमें जमीन, आय के स्रोत और कुछ दूसरे पैमानों को देखते हुए पात्रता तय की जाती है। तीसरा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मोदी सरकार ने मार्च 2020 में शुरू किया था। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान इस स्कीम को शुरू करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया था। सरकार इस योजना को कई बार बढ़ा भी चुकी है। फिलहाल इस योजना का लाभ दिसंबर 2023 तक लिया जा सकता है। सरकार इसे आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। फिर आता है उज्ज्वला योजना।
उज्ज्वला योजना में प्रधानमंत्री ने महिलाओं की जिंदगी में बदलाव के मकसद से मई 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत एक साल में 12 गैस सिलेंडर बांटे जाते हैं। हर सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी सीधे पत्र लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। कुल मिलाकर एक साल में सब्सिडी के रूप में 2400 रुपए तक का लाभ उठाया जा सकता है। PMUY के 1 मार्च 2023 तक 9.59 करोड़ लाभार्थी हैं। फिर आता है आयुष्मान भारत योजना। देश के नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना सरकार की तरफ से चलाई जाती है। इस स्कीम में 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। दवाई की लागत, चिकित्सा आदि का खर्च सरकार देती है। इस योजना के पात्र लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाया जाता है। इसके बाद कार्ड धारक सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त में अपना इलाज करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बीमा धारक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को 2 लाख तक की आर्थिक मदद दिलाई जाती है। मात्र सालाना 436 रुपए देकर इस स्कीम को ले सकते हैं। इस पॉलिसी को खरीदने के लिए उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष, वही अधिकतम आयु 55 वर्ष तय की गई है। भारत की बड़ी आबादी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को साल 2015 में शुरू किया था। पहले इसका सालाना प्रीमियम 12 रुपए था, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया। इस योजना में आपको 2 लाख रुपए का सुरक्षा कवर मिलता है। अगर आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है तो आप साल में सिर्फ 20 रुपए देकर आप 2 लाख तक का कवरेज देने वाली इस सुरक्षा बीमा योजना को खरीद सकते हैं। अटल पेंशन योजना भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही है। पेंशन स्कीम, इस स्कीम में 18 साल से लेकर 40 साल तक उम्र तक निवेश करना होता है। इस स्कीम में 60 साल की उम्र के बाद हर महीने अधिकतम 5,000 रुपए तक की पेंशन प्राप्त की जाती है। पेंशन की राशि आपके निवेश पर निर्भर करती है। इसके अलावा केवल वो लोग ही इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं जो कि टैक्स पेयर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद को घर बनाने के लिए लोन पर सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए लोगों को खुद को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख से कम कमाने वाले कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई भी आवास ना हो वो इसका लाभ उठा सकता है। इस स्कीम में सरकार की तरफ से 2.5 लाख की मदद की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर साल 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करना है। मेक इन इंडिया एक तरह का स्वदेशी अभियान है जिसमें अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्र को शामिल किया गया है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्व है। हर साल कई बार सूर्य ग्रहण लगता है। ज्योतिषी की माने तो सूर्य ग्रहण का सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। साल 2023 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण कल यानी कि 14 अक्टूबर को लगेगा। इस साल का पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण बीती 20 अप्रैल को लगा था। हमारे देश में सूर्य ग्रहण को लेकर अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। ज्योतिष में भी सूर्य ग्रहण को लेकर कई बातें बताई गई है। सूर्य ग्रहण से करीब 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है और इस दौरान पूजा पाठ से लेकर खाने पीने तक की मनाही होती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर ग्रहण से जुड़ा सूतक काल दुनिया के हर एक स्थान पर मान्य हो। कहा जाता है कि जिस देश और काल में सूर्य ग्रहण दिखता नहीं है वहां सूतक काल मान्य नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को पड़ रहा है। इस बार ग्रहण 8:34 पर शुरू होगा और 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। ये ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में होगा। इस बार सूर्य ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका में दिखाई देगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। खास बात यह है कि साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण
नहीं नजर आएगा। खास बात यह है कि साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण भी अपने देश में दिखाई नहीं दिया था। एक बार फिर से ऐसा ही होने जा रहा है। आमतौर पर सूर्य ग्रहण लगने से पहले 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। इस दौरान पूजा पाठ, मांगलिक कार्य और खाना बनाना वर्जित होता है। इस बार 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार अगर किसी देश में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देता तो वहां सूतक काल भी मनाया नहीं जाता। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस बार कोई सूतक काल नहीं होगा। हालांकि अगर आप चाहें तो एहतियात के तौर पर ग्रहण और सूतक काल के दौर को कुछ सावधानी बरत सकते हैं। सूतक काल में कौन से काम नहीं करना चाहिए? ज्योतिषाचार्य के अनुसार सूर्य ग्रहण में भोजन करना वर्जित है। सूतक काल में कोई भी मांगलिक कार्य करने की मनाही है। सूतक काल के दौरान भगवान की पूजा पाठ करना नहीं चाहिए। इस दौरान गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सूतक में चाकू, कैंची, सुई, ब्लेड जैसी चीजें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं सूतक काल में क्या काम करना चाहिए। सूतक काल से पहले ग्रहण काल तक भगवान का नाम ले। इस दौरान गायत्री मंत्र का मन ही मन में जप कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं सूतक काल में अपने पास नारियल रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद नारियल जल में प्रवाहित कर दें। सूतक काल में आप पानी पी सकते हैं, इसकी मनाही नहीं होती। अगर आपको दवा लेनी है तो आप ये भी कर सकते हैं। आप सूतक काल के दौरान अपने जरूरी काम कर सकते हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।